हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के विज्ञान विषय का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं हमेशा कि रात के समय जब लाइट न हो, कमरे में अंधेरा हो, तो हमारे पास आँख रहते हुए भी हम किसी भी पदार्थ को नहीं देख पाते। कोई भी वस्तु हमारे सामने, हमारा फ़ोन पड़ा हो हमारे बिस्तर पर लाइट की गैर मौजूदगी में हम उसे नहीं ढूंढ पाते। और जैसे ही लाइट का बटन ऑन करते हैं, बल्ब जलता है और तो हमें कमरे में उपस्थित सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अर्थात हमें यह पता चलता है कि प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बिना प्रकाश के आँख रहते हुए भी हम सभी अंधे हो जाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहकर प्रत्येक वस्तुओं को दृश्य बनाती है। अर्थात प्रकाश वह कारक है जो स्वयं दिखाई नहीं देती है, बल्कि दूसरे वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। तो जानेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश की अलग अलग परिभाषाएं विज्ञान में बताया जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में, प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में, जो प्रकाश का हम परिभाषा देंगे वह इस चैप्टर के अनुसार होगा, जिसका परिभाषा है, पहला होगा, लिखेंगे हम कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, और हमारा जवाब होगा इसमें कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहकर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। क्या बनाता है, क्या दृश्यमान बनाता है। प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहकर, मतलब स्वयं दिखाई न देकर, अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी अन्य वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो हम जाने कि प्रकाश क्या है। अब प्रकाश और वस्तु, प्रकाश से संबंधित, यानी प्रकाश के कारण वस्तुओं को हम कई भागों में बांट सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो है, हम वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। अर्थात जिस वस्तु में अपना प्रकाश होता है, जैसे बल्ब जलता है तो जलता हुआ बल्ब जो है उसका अपना प्रकाश होता है, तो जलता हुआ बल्ब जो है वह अलग पदार्थ होगा, और जब बल्ब बुझ जाएगी तो दूसरे प्रकाश के सहायता से वह दिखाई देगी। यानी जलता हुआ बल्ब अपने प्रकाश के कारण दिखाई देगा और बुझा हुआ बल्ब दूसरे के प्रकाश की सहायता से दिखाई देगा। उसी तरह हम जो है, जिस हम आपको दिख रहे हैं, तो हमारे अंदर अपने प्रकाश के कारण आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, बशर्ते कि कमरे में अन्य बल्ब जल रहा है जिसके सहायता से आप मुझे देख पा रहे हैं। जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, यह ब्लैक बोर्ड का अपना प्रकाश नहीं है। इस ब्लैक बोर्ड पर कोई दूसरा प्रकाश पड़ रहा है और उस ब्लैक बोर्ड से परावर्तित प्रकाश आपके आंखों तक जा रहा है, इस कारण आप उसे देख पा रहे हैं। अर्थात प्रकाश की मौजूदगी के कारण, प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो है, पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होगा प्रदीप्त या दीप्त भी कहते हैं, दीप्त पदार्थ। क्या है प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ? क्या है? तो वैसे पदार्थ जिनका अपना प्रकाश, जिनका अपना
प्रकाश हो, प्रकाश हो, प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहलाएगा। प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहलाता है। प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे हो जाएगा सूर्य, सूर्य का जो है अपना प्रकाश होता है। जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, तारा, ये सभी जो है जिसके अंदर अपना प्रकाश हो वो सभी प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहलाएगा। और जिनका अपना प्रकाश नहीं हो, जो दूसरे के प्रकाश से दिखाई दे, उसे कहा जाता है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका अपना प्रकाश न हो, अपना प्रकाश न हो, जो दूसरे प्रकाश स्रोत के सहायता से, दूसरे प्रकाश स्रोत के कारण दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अदीप्त प्रकाश, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। और क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, बिल्डिंग जो है, ये सब जो है मैं खुद हो जाएगा, मानव हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, ये सभी इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे प्रकाश के सहायता से दिखते हैं। अदीप्त पदार्थ जो है अंधेरे में दिखाई नहीं देती, जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती हैं वे सभी अदीप्त प्रकाश है। और जो अंधेरे को दूर कर दे, मतलब जिनका अपना प्रकाश वो अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे पदार्थ को प्रदीप्त या दीप्त पदार्थ कहते हैं। तो इस तरह हम देखें कि प्रकाश के कारण पदार्थों को दो भागों में हम बांटे, एक प्रदीप्त और एक दीप्त। दूसरा है जो है प्रकाश के कारण ही एक दूसरे तरीके से, ये तो है कि प्रकाश उसमें है या नहीं है, प्रकाश और पदार्थ के कारण एक और तरीका होता है जिसमें हम समझेंगे कि प्रकाश जिस पदार्थ से एक आर पार हो जाए, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे, जिससे आर पार न हो उसे क्या कहेंगे, और जिससे थोड़ा थोड़ा आर पार हो उसे क्या कहेंगे। तो आइए समझते हैं कि पहला है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, आर पार नहीं हो सके, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, ये सभी जो है
आदि इत्यादि और भी हैं बहुत सारे, ये सभी अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। एक और हो जाएगा जिसे हम पारदर्शी कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी ठीक इसके उल्टा होगा। तो इसमें कहेंगे कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो सके पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे चश्मे का जो है, चश्मे का कांच, चश्मा कह सकते हैं, और कह सकते हैं खिड़की, खिड़की में लगा कांच, खिड़की में लगा कांच इत्यादि। एक तीसरा इसी में है पारभासी, तीसरा प्रकार है पारभासी। तीसरा है पारभासी। पारभासी में क्या होगा, दोनों के बीच वाला हो जाएगा कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार हो सके पारभासी पदार्थ कहलाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, या घिसा हुआ कांच, इनसे जो है आर पार धुंधला दिखाई देता है, यानी आर पार अल्प मात्रा में प्रकाश आता जाता है। ऐसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश, हम लोग जाने कि प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम दूसरे वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अब जानेंगे प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण क्या है, या प्रकाश किरण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश किरण का परिभाषा लिखें। इतने प्रश्नों का जो जवाब होगा, तो प्रकाश किरण जो है प्रकाश के पथ को बताता है। प्रकाश किरण प्रकाश का एक छोटा सा अंश होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश किरण कहलाता है, जो प्रकाश के पथ को निर्देशित करता है। कह सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की सीधी रेखा जो प्रकाश के पथ को निर्देशित करती है प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश किरण कहलाता है, यानी
बिंदु के बराबर कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत माने जहाँ से प्रकाश निकलता है, तो वहां से जब प्रकाश निकलेगी वह सीधी चलेगी, और वह जो प्रकाश का सीधी लाइन दिखेगा उसी को हम प्रकाश किरण। बंद कमरा हो, सुबह का समय है और खिड़की बंद हो, खिड़की पूरब दिशा में, तो जब सूरज की रोशनी खिड़की पर पड़ती है और खिड़की के किसी सुराग से प्रकाश जब कमरे में प्रवेश करती है, तो हम अपने बिस्तर से ही देखते हैं कि प्रकाश किरण कमरे में प्रवेश की है। जो हमें दिखाई देता है प्रकाश, उसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब जानेंगे कि जब प्रकाश किरण समूह में हो तो उसे क्या कहेंगे। प्रकाश किरण समूह में हो तो क्या कहेंगे, तो हम जानेंगे किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, यहाँ आएगा किरण पुंज। तो किरणों के समूह को, यहाँ हमारा होगा परिभाषा होगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, देखेंगे हम किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, तो इसके 3 प्रकार है मुख्य रूप से। कितने प्रकार है, 3। पहला है समांतर किरण पुंज। अभी किरण का समूह है, तो एक किरणों के समूह है, और इसमें 2 किरणों के बीच की जो दूरी है हमेशा बराबर होती है। ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी का मतलब होता है फैलता हुआ। जब किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलता हुआ प्रतीत हो, एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलता हुआ प्रतीत हो, लग रहा हो कि वह एक ही बिंदु से निकल रहा है, वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, चारों तरफ से एक बिंदु पर प्रकाश केंद्रित अगर हो, एक बिंदु पर सारा प्रकाश चारों तरफ से एक बिंदु पर केंद्रित होता हुआ प्रतीत हो, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब केंद्रित होता हुआ, अपसारी मतलब फैलता हुआ। तो वैसा किरण पुंज, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और किरणों का ऐसा समूह जिसमें 2 किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसे लिख लेंगे। अब जानेंगे हम कि चैप्टर का जो नाम था प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन का परिभाषा जानेंगे। तो जानेंगे कि प्रकाश
का परावर्तन। तो इसको समझते हैं पहले, फिर इसका परिभाषा हम नोट करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई देता है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अगर हमसे पूछे कि कमरे में रखा पुस्तक, टेबल पे रखा पुस्तक हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो कारण है प्रकाश का परावर्तन। कमरे में कोई बल्ब जल रहा है या बाहर से रोशनी आ रही है, वह रोशनी किताब पर पड़ती है और किताब से वह रोशनी टकराकर हमारे आंखों तक आती है, परावर्तित होकर हमारे आंखों तक आती है, तो हमें वह वस्तु दिखाई देता है। इस तरह प्रकाश का जो परावर्तन है उसका परिभाषा होगा कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में मुड़ जाती है तो यह प्रक्रिया या यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से इसको दोहराते हैं। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसको लिख लेंगे हम। जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट आती है, अपने ही माध्यम में लौट आती है, तो यह घटना या प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हमारा जवाब होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो दोनों नियम को याद करना पड़ता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, तो हमें जानना है कि वो 2 नियम कौन कौन। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, इसके कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो दोनों को लिखते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, उनमें से पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब 3 गो चीज हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होता है, ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अब आइए इसको हम बना के देखें, इसका चित्र बना के देखें कि यह कैसे होता है। तो एक हम समतल दर्पण लेते हैं, जिसका दर्पण में एक भाग जो है कलई किया गया होता है, मतलब रंगा गया होता है, और जिस भाग से प्रकाश परावर्तित होते हैं
उस भाग को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इस पर कोई प्रकाश किरण ऐसे टकराए, टकरा कर इधर मुड़ जाए, तो ये वाली जो प्रकाश है, आपतित किरण है, टकराने के बाद जो मुड़ जाती है, उसे हम इस प्रकाश किरण को कहेंगे, क्योंकि दर्पण की तरफ जो आ रहे हैं उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस मुड़ गई है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। और दर्पण के जिस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और दर्पण पर जो है एक अभिलंब खींचा जाएगा, इसको कहा जाएगा अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसे आई से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं, इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो जो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, जो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यह कोण हमेशा इस कोण के बराबर होगा। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब तीनों कौन कौन है? ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है खींचा गया लंब। तीनों एक ही बिंदु पर है, यानी एक ही तल में। यह तीनों एक ही तल में होता है। यह प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। इस तरह हम देखें कि प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट आता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम है। पहला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो इस तरह हम प्रकाश के परावर्तन के दोनों, जिस दर्पण के जिस भाग से प्रकाश टकराकर वापस मुड़ता है उस भाग को, उस सतह को परावर्तक सतह। तो यहाँ हम ये प्रकाश के परावर्तन क्या है उसका नियम जाने। अब जानेंगे हम कि जो दर्पण होता है, पहले दर्पण क्या है। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिसका एक भाग इतना पॉलिश होता है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो जाता है और उसमें प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम दर्पण के जाने, हमारे घर में जो शीशा होता है उसी को हम किताबी भाषा में दर्पण कहते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। सैलून में जाते हैं तो नाई जो लगाया हुआ है जिसमें हम बाल कटवाते समय अपना चेहरा देखते हैं, वही दर्पण है। तो दर्पण जो है कई तरह के होते हैं। तो जानेंगे कि दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो हम दर्पण का प्रकार जानेंगे। जानेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। तो मुख्य रूप से दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब जो है हम जानेंगे कि तीनों का परिभाषा क्या है, देखने में तीनों कैसा लगता है। तो आइए देखते हैं। कोई भी दर्पण का परिभाषा उसके परावर्तक सतह के बनावट पर निर्भर करता है कि परावर्तक सतह कैसा है। यदि परावर्तक सतह समतल हो, परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, तो इसे समतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह मतलब
एक भाग रंगा है, रंगने वाला नहीं, सामने वाला भाग जहाँ से प्रकाश परावर्तित होगी उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है अवतल, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अंदर के तरफ धंसा हो ऐसे, और ये अंदर के तरफ धंस गया है। जो प्रवर्तक सतह है वो अंदर धंस गया है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह बाहर उठा हो, उभरा हुआ हो, किनारों की अपेक्षा जिसका परावर्तक सतह धंसा है अवतल दर्पण, किनारों की अपेक्षा जिसका बीच वाला भाग उठा है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो तीन तरह का है। हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण होगा, उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं कि चम्मच, अगर हम चम्मच दिखाएं, चम्मच हमारे पास है, चम्मच है, तो लाइए हम चम्मच से समझते हैं इसको। जैसे ये चम्मच है, तो चम्मच का ये जो सामने वाला पार्ट जिसपे हम किसी चीज को उठाते हैं, तो सामने वाला पार्ट जो है धंसा है। अगर यह परावर्तक सतह है तो यह जो है अवतल दर्पण का उदाहरण होगा, और इसके पीछे वाला भाग यह उठा हुआ है। अगर यह परावर्तक सतह होगा तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और यह परावर्तक सतह होगा तो इसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अंदर के तरफ, उस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस तरह हम दर्पण के प्रकार पढ़े, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए अब एक एक करके समतल दर्पण का क्या प्रयोग है, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण का क्या प्रयोग है, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है और इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसको हम लोग जानेंगे। हम अगले पार्ट में, वीडियो लंबा हो गया है इसलिए अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब। तो अगले वीडियो हमारे अंत तक बने रहने के लिए